हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड सेकंड ईयर की बुक का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इस बुक का नाम है समावेशी विद्यालय का सृजन। इसका जो कोर्स कोड है वो है E301। आइए यहाँ पर देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ ये है कि एक शिक्षक कक्षा को किस प्रकार समावेशी बना सकता है, इसके उपाय लिखिए। तो समावेशी शिक्षा बनाने के लिए क्या होता है कि सामान्य बच्चों और असामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा होता है। तो शिक्षक इसको किस प्रकार से समावेशी बना सकता है कक्षा को, तो यहाँ पे बताया गया है कक्षा को समावेशी बनाने के उपाय। एक शिक्षक कक्षा के सामाजिक वातावरण को निम्न प्रकार से जो है समावेशी बना सकता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आइए हम यही देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। शिक्षकों को अपनी कक्षाओं को ऐसी जगह बना देना चाहिए जहाँ किसी चलते हुए पाठ के दौरान बच्चे खुलकर प्रश्न पूछ पाएं और अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ संवाद कर पाएं। जब तक वे अपने अनुभव नहीं बताते, अपनी शंका को दूर नहीं करते, सवाल नहीं करते, वे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाते। अब देखिए, कुछ बच्चों को अगर ज्यादा डांट दिया जाए तो वो चुप हो जाते हैं, तो वो नहीं बोलते हैं। अगर कुछ बच्चों से ज्यादा ही कुछ पूछ लिया जाए तो वो भी चुप हो जाते हैं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम कैसे बताएंगे। तो इससे क्या है, उनके अंदर प्रश्न पूछने की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती है। प्रश्न पूछने की जो भावना उत्पन्न होती है वो इससे होती है कि अगर बच्चे के साथ जो है कि प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाए, उससे ज्यादा से ज्यादा बातें की जाए, उसके जो है विचारों को कुरेदा जाए या विचार लिए जाए उससे, तो उससे क्या होगा, वो अपने अनुभव भी बताएगा, अपनी शंकाओं को भी बताएगा, अपने सवाल करेगा कि कैसे। तो इसलिए सभी बच्चों को जो है प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये नहीं जो क्लास में बड़े होशियार बच्चे हैं सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं, वही पूछ रहे हैं और उन्हीं को आंसर मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कक्षा में जितने भी बच्चे हैं सभी को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने अपने हिसाब से जो है क्वेश्चन पूछें। उनको जो नहीं समझ में आ रहा है वो अपने विचार को लाएं सामने और अपने क्वेश्चन को पूछें, प्रश्नों को पूछें और उसके जो है जवाब भी दें। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है यह है प्रतिभा को दिखाने के अवसर देना। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के मौके और सहपाठियों के साथ बांटने के मौके देना बच्चों में प्रोत्साहन और जुड़ाव को पोषण देने के शक्तिशाली तरीके हैं। स्कूलों में अक्सर हम कुछ गिने चुने बच्चों को ही बार बार चुन लेते हैं। इस छोटे समूह को तो ऐसे अवसरों से फायदा होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे स्कूल में लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे बार बार उपेक्षित महसूस करते हैं और स्कूल में पहचाने जाने और स्वीकृति की इच्छा उनके मन में लगातार बनी रहती है। अब देखिए, कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं, तेज होते हैं, जो बार बार प्रश्न भी पूछ लेते हैं और टीचर से डरते भी नहीं है, बार बार कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो कुछ बच्चों में जो है प्रतिभा तो होती है, लेकिन क्या है कि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, इसलिए जो है वो नहीं बोल पाते हैं कुछ भी। तो ऐसे बच्चों को जो है अवसर देना चाहिए कि वो अपनी इच्छाएं बताएं और स्कूल में जो है उनको भी मौका मिलना चाहिए कि अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। ये नहीं है कि बार बार जो है अगर होशियार बच्चे जो है वो जो कमजोर बच्चे हैं उनका मजाक उड़ाते हैं बार बार, तो ये बच्चे महसूस कर जाते हैं जिससे उनका आत्मविश्वास हो जाता है, वो कक्षा में बिल्कुल नहीं बोलते या फिर बिल्कुल सामने नहीं आते हैं। तो इसके लिए जो है उनका आत्मविश्वास जो है बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। तो इसके लिए क्या है, उनको बार बार अवसर मिलने चाहिए, बार बार उनसे क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए और उनको कक्षा में जो है खड़े होना सिखाना चाहिए कि आप क्वेश्चन का आंसर दो। तो इस तरह से जो है वो प्रतिभा को दिखाने में जो है सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है भय से मुक्ति। भय से मुक्ति, आप बताइए, अगर कक्षा को समावेशी बनाना है तो भय से मुक्ति का मतलब है कि डर नहीं दिखाना है क्लास में किसी को भी, कि बच्चा जो है डरे किसी बात को लेकर। सीखने की यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सीखने की क्षमता देने वाला वातावरण वह होता है जहाँ बच्चे अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ पे बहुधा इसके लिए शिक्षक को भय का कोई स्थान नहीं होता और स्कूली रिश्तों में बराबरी और सब जगह में समता में भेदभाव ना करने के कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता सिवाय बराबरी का व्यवहार करने और बच्चों को जो है भय से मुक्ति देने में। तो यहाँ पे देखिए बताया हुआ है कि भय से मुक्ति किस तरह से दी हुई है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ज्यादा डरता है तो उसके सामने जो है जोर से चिल्लाकर नहीं पूछना चाहिए। बच्चों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। हो सकता है उनके मन में कोई प्रश्न हो पूछने के लिए, आप अचानक से डांट देंगे, दोनों क्या बात चल रही है, क्या कर रहे हो, तो ऐसे क्या है बच्चा एकदम से शांत हो जाता है, डर जाता है कि वो फिर जो उसके अंदर जो भावना आ रही होती है, जो क्वेश्चन वो पूछना चाहता है तो वो नहीं पूछता है। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चों के साथ जो है प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, बच्चों से जो है ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव रखना चाहिए, जिससे बच्चे जो है आसानी से अपनी जो है क्षमताओं को अपने जो विचार हैं उनको सामने लाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है जाति, लिंग और आर्थिक आधार पर समानता
तो यहाँ पे देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी एक बड़े समाज का हिस्सा होते हैं जहाँ जाति, लिंग, भाषा, धर्म और आर्थिक स्थिति अंतःक्रिया को निर्धारित करती है। हालांकि ये विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों में अलग रूप में और अलग स्तर पर होता है। अनुसूचित जाति जनजाति के समुदायों, अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों और महिलाओं को अक्सर उनकी पहचान के कारण असुविधाजनक परिस्थितियों में रखा जाता है। अब बताइए जैसे कि क्या होता है कि समाज में जो है लड़कियों को अलग दृष्टि से देखा जाता है और लड़कों को अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो कहा जाता है कि लड़कों को ये काम नहीं है, लड़कों को मर्दानगी दिखानी चाहिए, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कियों को घर के काम करने चाहिए, लड़कियों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लड़कियों को कोई है जॉब नहीं करनी चाहिए, तो लड़कियों को थोड़ा कम बोलना चाहिए, लड़कियों को जोर से नहीं हंसना चाहिए। ये सारी जो रीतियां हैं, ये कहाँ सामाजिक कुरीतियां हैं। तो ये इसी वजह से जो है बहुत असर पड़ता है हमारे जाति, लिंग से। और देखिए, आप लोगों ने देखा होगा या फिर कहीं समाज में क्या होता है, अनुसूचित जाति और जनजाति में भी भेदभाव किया जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति वालों को जो है बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है कि अरे इसकी जाति बहुत नीची है। तो इस तरह से भी जो है बहुत असर पड़ता है इसका भी। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद जो है यहाँ पे अगर मान लीजिए कक्षा में अगर किसी को जो है बहुत ही पूरे तरीके से बोला जाए या कहा जाए तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है, अब मान लीजिए स्कूल में जो है उसका व्यवहार जो है बहुत ही बुरा हो और जो बच्चे जो है उसको बार बार चिढ़ाएं किसी बात को लेकर, तो इससे क्या है बच्चे के अंदर हीन भावना आती चली जाएगी और अनुसूचित जाति वाले को जो है अलग से बिठा दिया जाए तब भी उसके अंदर जो है हीन भावना आती रहेगी। तो इससे क्या है उसकी मानसिक दृष्टिकोण पर काफी असर पड़ता है, जो कि आगे चलकर बहुत ही हीन भावना में बदल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, बच्चों की संज्ञानात्मक उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण पर रोक। तो यहाँ इसने दिया हुआ है बच्चों को शुरू में ही संकीर्ण संज्ञानात्मक आधार पर वर्गीकृत करके स्कूल उस विविधता को भी क्षति पहुंचाते हैं जो बच्चों की क्षमताओं और प्रतिभाओं में होती है। प्रत्येक बच्चे के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की बजाय बच्चों को अपने शुरुआती जीवन में ही संज्ञानात्मक पदों पर रख दिया जाता है, जैसे कि हथप्पा लगने की इस भयावह प्रक्रिया का बच्चों पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। स्कूल जो है बेतुकी हद तक जाकर बच्चों से उन ठप्पों का आत्मसात करवाते हैं। स्कूल बहुत कुछ बच्चों को मंदबुद्धि कहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें बिठाते भी अलग हैं। सही उत्तर का पता न होने का भय उनको कई बच्चों को कक्षा में बिल्कुल मौन रखता है। इससे वह भागीदारी और सीखने के समान अवसरों से वंचित रह जाते हैं। देखिए इसमें बताया हुआ है जैसे कि किसी बच्चे को देखो, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। कुछ ज्यादा जल्दी सीख लेते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगाते हैं, कुछ को थोड़ा बहुत ज्यादा देर से समझ में आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे मंदबुद्धि है या उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो लेकिन उनको संज्ञानात्मक उपलब्धता के आधार पर बांट दिया जाता है कि ये तो बहुत होशियार है, और दूसरे बच्चे को बोला जाता है कि तो बहुत मंदबुद्धि है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है, ये तो कुछ समझता ही नहीं है। तो वो क्या है, उसके अंदर वो बात जो है घर कर जाती है और उसको लगने लगता है कि मैं तो सीख नहीं सकता हूँ किसी भी चीज को। तो इस तरह से जो है बहुत ही बुरा काम होता है। इस तरह से बच्चों को संज्ञानात्मक उपलब्धता नहीं देनी चाहिए, इस पर जो है रोक लगनी चाहिए, बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, विद्यार्थियों की गलतियों को स्वीकार करना। इसने बताया है गलतियों को शिक्षा के आवश्यक भाग के रूप में स्वीकार किए जाने की जरूरत है और बच्चों के दिमाग से पूरे अंक न ला पाने के भय को निकालना चाहिए। स्कूल को अभिभावकों के समुदाय में बहुत ही सख्त संदेश भेजने की आवश्यकता है, जरूरत है, क्योंकि वे बच्चों पर छोटी सी ही पूर्णता के लिए जोर डालते हैं। ट्यूशन में समय बर्बाद करने एवं घर में आदर्श उत्तर याद करने की जगह माता पिता को बच्चे को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे कहानी की किताबें पढ़ें, खेलें, एक ठीक मात्रा में दिया गया गृह कार्य करें और चीजों को दोहराएं जिससे कि बच्चे को याद होता है। देखिए बिल्कुल गलत बात है कि हम अपने बच्चे को किसी और से कंपेयर करें, ये पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हमें जो है बच्चे को सिखाना चाहिए, उसको दोहराना चाहिए बार बार कि बच्चा बोले, इस काम को करे, उसको टाइम टू टाइम बिठाना चाहिए कि अब आपका टाइम हो गया ये काम करने का, अब आप काम कर लीजिए। ऐसा नहीं है देख वो बच्चा तो कर लेता है, तू करता ही नहीं है काम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इससे क्या है बच्चा काम तो करेगा नहीं। बच्चे जो छोटे उम्र में क्या है बहुत ही नादान होते हैं, नासमझ होते हैं बच्चे, उनको जो है सिखाना पड़ता है। इसलिए ऐसे नहीं बोल देना चाहिए, ना ही उनको ये जोर देना चाहिए कि देखो आप इतने अंक नहीं लेके आए हो, दूसरा बच्चा इतने मार्क्स लेकर आया है। तो इससे क्या है बच्चा नहीं सीख पाता है।
तो बच्चे के अंदर जो है हीन भावना आती है, जो है पेरेंट्स से भी दूर होता चला जाता है, समाज से भी दूर होता चला जाता है ऐसे बच्चा। तो बच्चे को सिखाने के लिए उसके साथ खुद भी आपको काम करना चाहिए और खुद भी टाइम स्पेंड करना चाहिए बच्चे के साथ। कहानी पढ़ें और बच्चे के साथ एंजॉय करें उसको बोलते बोलते, तो बच्चा जल्दी सीखता है। और कहानी बोलते बोलते जब उसमें से क्वेश्चन पूछिए तो बच्चा फटाफट से जवाब भी देता है और उसको ऐसी कहानी याद भी हो जाती है। तो इस तरह से जो है बताया जाना चाहिए कि गलतियों को स्वीकार करना चाहिए कि बच्चों को ऐसा नहीं करने दें। ना पेरेंट्स ऐसा करें कि उत्तर नहीं याद आ रहा है कि तुझे याद नहीं हो रहा है, उसको याद हो गया। अरे उसको बच्चे को अलग तरीके से समझाओ, बच्चे को जरूर याद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया हुआ है कक्षा में चर्चा करना। अगर शिक्षक विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाते समय कक्षा में बच्चों से चर्चा करें और यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक बच्चा अपना योगदान दे पाए, इसलिए योजना बनाते समय शिक्षकों को सभी की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह उनके प्रभावी शिक्षक होने का सूचक बनेगा। तो कक्षा में चर्चा करना मतलब कि अगर कुछ बात पूछी जा रही है, कुछ बताया जा रहा है कक्षा में, तो शिक्षक को चाहिए कि वो सभी बच्चों पर एक समान ध्यान रखे कि कौन बच्चा क्या कर रहा है और वो शिक्षक की बात को सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो अगर किसी बात पर चर्चा हो रही है तो शिक्षक को चाहिए कि वो प्रत्येक बच्चे की भागीदारी ले, अगर कि सबको काम सौंपे कि किसको क्या करना है, या फिर उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो समान स्थिति में पूछना चाहिए शिक्षक को कि किस तरह से आंसर देना है और सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि पीछे बच्चे खेल रहे हों या फिर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाहर देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कक्षा में चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए योजना बनानी चाहिए। बनाते समय जो है शिक्षक को सभी की भागीदारी का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है सभी बच्चों को उस कार्य में जो है एकजुट कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है अत्यधिक प्रतियोगिताओं पर रोक। प्रतियोगिताओं पर अत्यधिक बल और व्यक्तिगत सफलताएं कई स्कूलों की पहचान बनती जा रही है, विशेषकर उन निजी स्कूल विद्यालयों की जो मध्य वर्ग को आकर्षित करने के लिए खुलते हैं। यहाँ जैसे ही विद्यार्थी दाखिला लेते हैं उन्हें अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है और इसके बाद स्कूल की हर गतिविधि खंड के अंक पर आधारित होती है और उसमें भाग लेने के आधार पर साल के अंत में पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन इससे उनके शैक्षिक लक्ष्य भी गड़बड़ाते हैं, क्योंकि स्पर्धा की अत्यधिक भावना किसी दूसरे से बेहतर करने के लक्ष्य को बढ़ावा देती है, ना कि अपने आप में श्रेष्ठ बनने और अपने संतोष के लिए कुछ करने के लक्ष्य को। इससे क्या होता है, देखो बच्चा सीखता है लेकिन दूसरों को जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगता है। कि अगर मान लीजिए अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बच्चा क्या करता है, दूसरों को मार भी सकता है। इस तरह की जो है प्रतियोगिताएं नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा जो है सीखने की इच्छा नहीं रखेगा इससे कि मैं आगे बढ़ूं या सीखूं, वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए सीखने की इच्छा रखेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसीलिए जो है प्रतिस्पर्धाओं पर जो है प्रतियोगिताओं पर रोक लगानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन सीखा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आपको मेरी और वीडियो देखनी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।